चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और सारे टॉपिक लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे। द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइड के बारे में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था। सरफेस केमिस्ट्री से एक नया टॉपिक है जिसे हम लोग ब्रैडिग आर्क मेथड कहते हैं। ये ब्रैडिग आर्क मेथड क्या है, पहले तो हम लोग ये समझ लें कि जो द्रव विरोधी कोलाइड्स होते हैं यानी लायोफोबिक कोलाइड्स हैं, वो आसानी से नहीं बन पाते हैं, जबकि जो द्रव स्नेही कोलाइड है बड़ी शीघ्रता से बन जाते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड को में पदार्थ को लीजिए, सॉल्वेंट में मिलाइए, मिक्सअप करिए, कोलाइडी सिस्टम तैयार हो जाता है। द्रव स्नेही कोलाइड इतने प्यारे, इतने अच्छे होते हैं, तुरंत कोलाइडल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन वही द्रव विरोधी कोलाइड बड़े बेकार होते हैं इस मामले में कि उनको सॉल्वेंट में डाल दीजिए, कई सारी प्रयास करने पड़ते हैं, तब वो जाकर के कोलाइडल सिस्टम में परिवर्तित होते हैं। तो हमें द्रव स्नेही कोलाइड को बनाने के लिए कोई परेशान नहीं होना पड़ता है, लेकिन द्रव विरोधी कोलाइड के लिए हमें एक व्यवस्थाओं को फॉलो करना पड़ता है। तो वही द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की एक विधि है जिसे हम लोग ब्रैडिग आर्क विधि कहते हैं। ये इसके बारे में जान लें। द्रव विरोधी कोलाइड बनाते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव विरोधी कोलाइड को हम लोग बोलते हैं लायोफोबिक कोलाइड बनाने की विधि है। लायोफोबिक कोलाइड्स बनाने की एक विधि है जिसे हम लोग ब्रैडिग आर्क विधि कहते हैं। इस विधि को ब्रैडिग आर्क मेथड कहा जाता है और इससे द्रव विरोधी कोलाइड बनाए जाते हैं। अब इसके बारे में दूसरी बात लिखेंगे। दूसरी बात जो हम लिखेंगे, इसमें मेटल के कोलॉइड्स बनाते हैं। मेटल के कोलॉइड्स बनाते हैं। मेटल क्या हो सकती है? गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कॉपर है, प्लेटिनम है। इन धातुओं के हम लोग कोलाइडल सिस्टम ब्रैडिग आर्क मेथड से बना सकते हैं। अब ये जो मेथड है किस सिद्धांत पे काम करता है, तो तीसरी बात हम लोग सिद्धांत पे कंसंट्रेट करते हैं कि इसमें दोनों प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, डिस्पर्सन और कंडेंसेशन। दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। डिस्पर्सन को परिक्षेपण बोलते हैं, परिक्षेपण जिसे हम लोग डिस्पर्सन कहते हैं, और दूसरी दोनों विधियां संघनन, जिसको हम लोग कंडेंसेशन संघनन कहते हैं। परिक्षेपण और संघनन दोनों प्रक्रियाएं यहां अपनाई जाती हैं, क्योंकि द्रव विरोधी कोलाइड यानी लायोफोबिक कोलाइड्स बनाने की विधियों को दो भागों में बांटा गया है। कुछ विधियां परिक्षेपण विधियों के अंतर्गत आती है और कुछ विधियां संघनन के अंतर्गत आती है। परिक्षेपण विधि में क्या होता है कि किसी पदार्थ को लेकर के सीधे किसी द्रव में मिला देते हैं और कोई रासायनिक अभिक्रिया इत्यादि होती है और कोलाइडल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन संघनन में क्या होता है, कोई द्रव पहले साधारण ट्रू सॉल्यूशन बनता है, इसके बाद उसमें संघनन की घटना होती है, उसके छोटे छोटे कण मिलकर के बड़ा कण बना लेते हैं और कोलाइडी कणों के साइज में पहुंच जाते हैं और कोलाइडल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों प्रक्रियाएं होती है, परिक्षेपण यानी डिस्पर्सन भी होता है और कंडेंसेशन भी होता है। अगली बात जो हम इसमें नोट कर सकते हैं कि जिस धातु का, जिस मेटल का हमें कोलाइडल सिस्टम बनाना होता है, उसकी दो रॉड लेते हैं। ये लिखे हुए हैं मेटल इलेक्ट्रोड। उस धातु के मेटल इलेक्ट्रोड लेते हैं, लगा देते हैं और इन इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने इंडक्शन कॉइल से जोड़ दिया। एक को पॉजिटिव पॉइंट से और दूसरे को नेगेटिव पॉइंट से जोड़ दिया और इन इलेक्ट्रोड को एक सॉल्यूशन में लगा देते हैं। इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भरा रहता है। सॉल्वेंट मींस वाटर है और लिटिल अमाउंट ऑफ NaOH हो सकती है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर सकते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक आर्क, ध्यान रखना, जैसे ही इलेक्ट्रिक आर्क लगाया जाता है, तो आर्क उत्पन्न होने से जो मेटल इलेक्ट्रोड होते हैं उनके एटम वेपोराइज हो जाते हैं, वाष्प अवस्थाओं में प्राप्त हो जाते हैं। जो ठोस धातु के इलेक्ट्रोड है, मेटल इलेक्ट्रोड है, वो जैसे ही स्पार्क होता है उनके बीच में,
स्पार्क होने से वो पिघलते हैं और मेटल वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। धातु की वाष्प बनती है, जिस धातु के इलेक्ट्रोड होंगे उसी धातु की वाष्प बनेगी, और ये वाष्प कहां जाती है? इस विलयन में घुलने लगती है। ये विलयन काय का है? वाटर है प्लस लिटिल अमाउंट ऑफ NaOH है। तो ये जो वाष्प निकल रही है, परमाणुओं की वाष्प, वो वाष्प इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाती है। इसको बोलते हैं परिक्षेपण। परिक्षेपण हो गया, धातु के परमाणु इस विलयन में डिसॉल्व हो गए। अब चूंकि ये विलयन क्या होता है? एक ठंडे परिक्षेपण माध्यम में रखा जाता है, ठंडे माध्यम में रखा गया है। ये परिक्षेपण माध्यम हो गया ठंडा, और ठंडक उत्पन्न करने के लिए ये मिक्सचर लगा हुआ है। इसको कहते हैं आइस मिक्सचर यानी फ्रीजिंग मिक्सचर। ये ठंडा बर्फ का मिश्रण भरा हुआ है। ये बर्फ का मिश्रण क्या करता है? इसको कूल रखता है, ठंडा रखता है, जिससे अब इधर क्या होता है? जो छोटे छोटे परमाणु इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुए हैं, फिर ये आपस में मिल करके, ये सब आपस में मिल करके बड़ा कण बना लेते हैं। और ये बड़ा कण जब बन जाता है तो ये कण यहां पर बड़ा कण बन जाता है, और ये कण जो है कोलॉइडल पार्टिकल की रेंज का हो जाता है, कोलॉइडल पार्टिकल की रेंज में आ जाता है, कोलॉइडल पार्टिकल की रेंज में आ जाता है। और इसको इस प्रकार से हमें उस मेटल का कोलॉइडल पार्टिकल से बना हुआ विलयन तैयार मिल जाता है। तो ब्रैडिग आर्क मेथड द्रव विरोधी कोलाइड को बनाने की एक विधि है। इस विधि में दोनों प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, परिक्षेपण प्लस संघनन दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। मेटल के कोलाइडल सिस्टम इसकी सहायता से बना सकते हैं। कौन कौन से मेटल? जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, प्लेटिनम है। खास तौर से जो निष्क्रिय इनर्ट मेटल्स हैं, जो कम क्रियाशील मेटल हैं, उनके कोलाइडल सिस्टम बनाए जाते हैं, क्योंकि और सारी जो मेटल्स हैं वो काफ़ी रिएक्टिव होती हैं, तो वो रिएक्शन करके कुछ और बना लेती हैं, इसलिए उनके कोलाइडल सिस्टम नहीं बनाते। जो इनर्ट मेटल होती हैं, निष्क्रिय धातुएं होती हैं, उनके कोलाइडल सिस्टम बनाने की विधि है। इसे हम लोग ब्रैडिग आर्क विधि कहते हैं। तो हम लोग इसके बारे में जान लें कि जो ब्रैडिग आर्क विधि जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये द्रव विरोधी कोलाइड बनाते हैं, इससे लायोफोबिक कोलाइड्स बनाते हैं। इसकी सहायता से मेटल्स के कोलाइडल सिस्टम तैयार किए जाते हैं। कौन कौन सी मेटल के? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, जो निष्क्रिय मेटल हैं, उनके इनर्ट मेटल हैं, उनके कोलाइडल सिस्टम बनाए जाते हैं। इस विधि में दोनों प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। परिक्षेपण यानी डिस्पर्सन का मेथड भी लगता है, प्रोसेस लगता है, और संघनन की यानी कंडेंसेशन का प्रोसेस भी इसमें अप्लाई होता है। अब इस विधि को कैसे अप्लाई करते हैं? तो इस विधि में जिस धातु का हमें कोलाइडल सिस्टम बनाना होता है, उस धातु के 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं। उन इलेक्ट्रोड को एक विलयन में डुबो देते हैं। वो विलयन जो है जल होता है, और जिसमें थोड़ी सी मात्रा में NaOH मिला रहता है। NaOH के स्थान पर KOH भी मिलाया जा सकता है। इलेक्ट्रोड को उसी में डिप कर दिया जाता है, और इस विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। डिस्पर्सन मीडियम, DM, इसको हम लोग डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। और ये जो कोलाइडल पार्टिकल बने हैं, ये बन जाएंगे DP, डिस्पर्स्ड फेज। ये परमाणु छोटे छोटे मिलकर के बड़ा पार्टिकल बना लेंगे, और ये DP का कार्य करेंगे, डिस्पर्स्ड फेज का कार्य करेंगे। ठीक है। और ये परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्सन मीडियम बर्फ के मिश्रण में ठंडा किया जाता है, ठंडा रहता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न होता है, धातु के परमाणु वाष्प को प्राप्त होते हैं। ये वाष्प कहीं और नहीं जा पाती है, ये वाष्प चूंकि यहीं घुल जाती है। घुलने के बाद इस क्रिया को, घुलने की क्रिया को हम लोग परिक्षेपण बोलते हैं, डिस्पर्सन। जब डिस्पर्सन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, चूंकि ये पूरा जो डिस्पर्सन मीडियम ठंडे माध्यम में रखा गया है, ठंडे प्लेस में रखा गया है, तो ये जो परमाणु हैं जो इसमें घुले हुए हैं, धातु के परमाणु, वो जुड़ जुड़ करके बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं। और इतना बड़ा पार्टिकल बन जाता है कि कोलाइडी कणों की जो रेंज होती है 1 × 10⁻⁷ और 2 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर की जो रेंज होती है, उस पर आ जाते हैं, और उस धातु का कोलाइडल सिस्टम तैयार हो जाता है। ध्यान रहे, ये जो कोलाइडल सिस्टम हम बना रहे हैं, वो लायोफोबिक कोलाइड्स बनाने की विधि है। तो ब्रैडिग आर्क विधि द्वारा किसे बनाते हैं? लायोफोबिक
कोलाइड्स बनाते हैं, धातुओं के कोलाइड बनाते हैं। जो कोलाइडल सिस्टम आसानी से नहीं बनते हैं उनको बनाने की एक विधि है, इसी को हम लोग ब्रैडेक आर्क विधि कहते हैं। चलिए द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की एक और विधि है, इसको स्टडी करते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की एक और विधि को स्टडी करते हैं। इस विधि को हम लोग पेप्टिकरण कहते हैं। पेप्टिकरण क्या है? तो पेप्टिकरण के बारे में कुछ बातें पॉइंट आउट कर लेते हैं। पेप्टिकरण क्या है? प्रश्न ये पूछा जाता है माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में कि पेप्टिकरण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो पहले हम लोग जान लें कि पेप्टिकरण क्या है। पेप्टिकरण स्कंदन की विपरीत प्रक्रिया है। अब हम लोग स्कंदन भी नहीं जानते कि स्कंदन किसे कहते हैं, तो चलिए हम लोग स्कंदन के बारे में समझ लें कि कोलाइडी सिस्टम क्या होता है, उसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ये कोई कोलाइडल सिस्टम है, यहां पर एक सॉल्यूशन है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं और इन पार्टिकल्स में कोई ना कोई चार्ज होता है, मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। इन पर जो कोलाइडल पार्टिकल हैं इन पर पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज हो सकता है। बेटे ये एक कोलाइडल सिस्टम है और इन पे पॉजिटिव चार्ज है। जब इनके ऊपर सेम चार्ज होता है तो इनके बिटवीन एक रिपल्सन होता है और ये एक दूसरे के पास नहीं आ पाते, ये एक दूसरे के पास नहीं आ पाते। लेकिन जब कोई इसमें कोई ऐसी चीज मिला दी जाती है, जैसे मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया या कोई आयन मिला दिया और मिला दिया आपने A- आयन, वो A- जाएगा, इसमें मिलाएंगे आप, जैसे ही मिलाएंगे वो A- इसके जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और इनके ऊपर से जो पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा। चूंकि ये इनके ऊपर से जो पॉजिटिव चार्ज हट गया है, अब क्या होगा, अब आप देखेंगे कि इनके बीच का जो रिपल्सन है वो भी हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि ये रिपल्सन इसलिए था कि सेम चार्ज होने के कारण उनके बीच में रिपल्सन था। अब चार्ज जो है समाप्त हो गया तो इनके बीच का रिपल्सन समाप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो पार्टिकल है इनका आप एक व्यू देखें। ये पार्टिकल जो आप देख रहे हैं, ये पार्टिकल आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये मिल करके एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे। इस तरीके से बहुत सारे ये पार्टिकल जो है आपस में मिल करके एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे और बड़ा पार्टिकल बना करके नीचे बैठ जाते हैं। इस क्रिया को हम लोग स्कंदन बोलते हैं, स्कंदन। इसी को हम लोग इंग्लिश में कोएगुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आप जो घटना देख रहे हैं ये कोलाइडल सिस्टम होता है। कोलाइडी सिस्टम में जो प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं, जिसे हम लोग डीपी बोलते हैं, उन पर कोई ना कोई आवेश होता है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। सेम चार्ज होने के कारण उनके जो पार्टिकल होते हैं, डीपी के पार्टिकल, किसके, डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल हैं, वो एक दूसरे से मिलते नहीं है और रिपल्सन करते रहते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं या कोई ऐसा आयन पहुंच जाता है कि वो जब इनके चार्ज को नष्ट कर देता है तो ये जो पार्टिकल हैं ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और इस प्रकार के बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में मिलकर, बहुत सारे पार्टिकल, कई नंबर में, 2 4 6 नहीं, कई सारे पार्टिकल आपस में मिलकर के एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं। चूंकि पार्टिकल बड़ा हो जाता है तो उस पर गुरुत्व का प्रभाव लगता है और उसके अनुसार वो या तो नीचे बैठ जाएगा या फिर अगर उसकी डेंसिटी कम हुई तो ऊपर तैर जाएगा। तो इस क्रिया को हम लोग स्कंदन या कोएगुलेशन कहते हैं। स्कंदन कहते हैं या फिर उसे कहते हैं हम लोग कोएगुलेशन। ये तो स्कंदन है। तो स्कंदन हमें क्या समझा रहा है? स्कंदन ये समझा रहा है कि कोई कोलाइडल सिस्टम है, लेकिन आपने किसी कारणवश कोई इफेक्ट कर दिया, कुछ मिला दिया या कोई बात हो गई और जो कोलाइडल सिस्टम है वो बिगड़ गया और उसके जो डीपी लोग हैं, कौन, डीपी, डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं, वो संगठित होकर के उन्होंने अपना एसोसिएशन बनाया और नीचे बैठ गए। वर्क जो है हड़ताल हो गई। हड़ताल मतलब कि वो अपने काम पर थे, वो काम पर से नीचे बैठ गए। इसको कहते हैं स्कंदन, कोएगुलेशन कहते हैं। पेप्टिकरण क्या करता है? पेप्टिकरण इसके अपोजिट प्रक्रिया है। पेप्टिकरण कहता है भाई तुम बैठो नहीं, उठो,
इस अवस्था को प्राप्त हो और फिर से चार्ज्ड हो जाओ। यह काम पेप्टीकरण का है। पेप्टीकरण कहता है कि जो आप स्कंदित होकर के बैठ गए हो, ये इस तरीके से बैठो मत, हार मत मानो, उठो, जागो और अपने ऊपर चार्ज बनाओ, अधिकार प्राप्त करो और विलयन में फिर से वैसे ही हो जाओ जैसे आप थे। तो ये जो प्रोसेस है जिसे हमने कहा पेप्टाइजेशन है, और ये जो प्रोसेस है वो कोएगुलेशन है। तो कोएगुलेशन की जो अपोजिट प्रोसेस है उसको हम लोग पेप्टीकरण यानी पेप्टाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो पेप्टाइजेशन एक द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की विधि है। तो चलिए अब हम लोगों ने स्कंदन और पेप्टाइजेशन में एक रिश्ता समझ लिया कि क्यों हम पेप्टाइजेशन को स्कंदन के अपोजिट प्रक्रिया कहते हैं। स्कंदन का मतलब है कोलाइडी पार्टिकल्स चार्ज अपना खो देते हैं, खोने के बाद वो आपस में मिलते हैं, मिलकर के बड़ा कण बनाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। इस क्रिया को हम लोग स्कंदन यानी कोएगुलेशन कहते हैं। लेकिन पेप्टाइजेशन क्या कहता है, कोई तीसरी पार्टी आती है, थर्ड पार्टी, ध्यान रखें, वो थर्ड पार्टी आती है, इनको समझाती है, भाई तुम कैसे बैठे हो, तुम तो बहुत अच्छे लोग हो, उठो, जागृत हो और अपने ऊपर चार्ज अधिकार प्राप्त करो और विलयन में फिर से वैसे ही हो जाओ जैसे थे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पेप्टाइजेशन, पेप्टीकरण। तो जाहिर सी बात है जो पेप्टाइजेशन है वो स्कंदन यानी कोएगुलेशन का अपोजिट प्रोसेस है। तो चलिए पेप्टीकरण क्या है, पेप्टीकरण के बारे में जाने। द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की विधि है। पेप्टीकरण द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की विधि है। ठीक है, दूसरी बात स्कंदन के विपरीत है। स्कंदन के विपरीत प्रक्रिया, ये स्कंदन के विपरीत प्रक्रिया है। जैसे हम लोग पेप्टीकरण कहते हैं। अच्छा, एक बात और कि पेप्टीकरण के बारे में कि पेप्टीकरण की डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो केवल हमें इतना लिखना है, किसी ताजे बने हुए अवक्षेप को किसी तीसरे पदार्थ की सहायता से पुनः कोलाइडी अवस्था में लाना पेप्टीकरण कहलाता है। यही तो हो रहा है। ये देखो, स्कंदन हो गया था, ताजा अवक्षेप आ गया, किसी ताजे बने हुए अवक्षेप को किसी तीसरे पदार्थ, थर्ड पार्टी तीसरे पदार्थ की सहायता से फिर से कोलाइडल सिस्टम में कन्वर्ट करना पेप्टीकरण कहलाता है। तो हम यहां डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी तीसरे पदार्थ किसी ताजे बने अवक्षेप को किसी तीसरे पदार्थ की सहायता से पुनः कोलाइडी अवस्था में लाना पेप्टीकरण कहलाता है। इसी को हम लोग पेप्टाइजेशन कहते हैं। अब भैया किसी ताजे बने हुए अवक्षेप को किसी तीसरे पदार्थ, ये ताजा बना हुआ अवक्षेप है और ये तीसरा पदार्थ कोई भी हो सकता है, तीसरे पदार्थ की सहायता से कोलाइडल सिस्टम में लाना, कोलाइडी अवस्था में लाना पेप्टीकरण कहलाता है। और पेप्टीकरण के बारे में ये तो बता ही दिया, पेप्टीकरण स्कंदन के विपरीत प्रक्रिया है। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे FeOH का होल थ्राइस के ताजे अवक्षेप को FeCl3
की सहायता से कोलाइडल सिस्टम में लाया जाता है। और ये पेप्टिकरण है, देखो कैसे होता है। FeOH का होल थ्राइस ताजा अवक्षेप है, FeCl3 की सहायता से आप इसको बदल सकते हैं, बनेगा FeOH का होल थ्राइस Fe ट्रिपल प्लस 3Cl माइनस। आप देखेंगे ये ताजा अवक्षेप है, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है। और ये तीसरा पदार्थ है, मैंने लिख दिया थर्ड, ये फेरिक क्लोराइड है। फेरिक क्लोराइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड को फेरिक क्लोराइड की सहायता से ये कोलाइडल पार्टिकल है। ये कोलाइडल पार्टिकल है। ध्यान रहे कोलाइडल पार्टिकल कैसे बनता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो ताजा अवक्षेप होता है फेरिक क्लोराइड को मिला देते हैं, तो ये तीसरा पदार्थ है। तो फेरिक क्लोराइड का जो Fe ट्रिपल प्लस आयन है वो उस अवक्षेप को जाकर के चारों ओर से घेर लेता है। कैसे घेर लेता है इसको समझ लें कि ये FeOH का होल थ्राइस है और इसके चारों ओर, इसके इस पार्टिकल के चारों ओर ऐसा करें, इसके चारों ओर Fe ट्रिपल प्लस आयन, Fe ट्रिपल प्लस आयन, Fe ट्रिपल प्लस आयन, बहुत सारे Fe ट्रिपल प्लस आयन एडजॉर्ब हो जाते हैं। हम लोगों ने एडजॉर्प्शन पढ़ा ना, और ये जब एडजॉर्ब हो जाते हैं तो ये बन जाता है कोलॉइडल पार्टिकल, कोलॉइडल पार्टिकल। और फिर से आवेश आ गया, फिर से प्रतिकर्षण होएगा और फिर से कोलॉइडल सिस्टम बन गया। तो किसी ताजे बने अवक्षेप का मतलब होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड बन गया और नीचे सेटल डाउन हो गया। अगर अवक्षेप हल्का है, उसकी घनत्व कम है तो ऊपर आ जाएगा, घनत्व अधिक है तो नीचे बैठ जाएगा। तो ताजे बने हुए अवक्षेप को किसी तीसरे पदार्थ की सहायता से कोलॉइडल सिस्टम में लाना पेप्टिकरण कहलाता है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे बने हुए अवक्षेप को फेरिक क्लोराइड की सहायता से कोलॉइडल सिस्टम में परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग पेप्टिकरण कहते हैं। चलिए एक बात और समझते हैं, इसी के साथ साथ इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं पेप्टिकरण के संबंध में। अब ये तो फेरिक क्लोराइड वाला हो गया। दूसरा एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, AgCl के अवक्षेप को, AgCl के अवक्षेप को HCl की सहायता से कोलाइडल सिस्टम, कोलाइडी अवस्था में चेंज किया जाता है। देखें कैसे चेंज किया जाता है, समझे इस बात को। ये देखिए AgCl है, ये ताजा अवक्षेप है और इसके साथ आपने मिला दिया है HCl और HCl मिला देंगे तो फिर से जो AgCl का जो अवक्षेप है वो AgCl के अवक्षेप के ऊपर, AgCl के अवक्षेप के ऊपर Cl माइनस अधिशोषित हो जाएगा और H प्लस आयन बाहर निकल जाएगा। ये जो Cl माइनस है यहां लिखा हुआ है, इसको विसरित कहते हैं, विसरित लेयर। ये विसरित हो जाता है
और ये Fe++ इसके ऊपर अधिशोषित है। और ये क्यों अधिशोषित है इसका भी एक सिद्धांत है, अभी हम बताएंगे। ये तो अवक्षेप है जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। ये HCl है, HCl का Cl अधिशोषित होगा इस पे, तो ये बन गया निगेटिव कॉलाइड। ये नेगेटिव कॉलाइड बन गया और ये कैसी हो गई, विस्तृत हो गया। ठीक है, तो अब बात आती है कि HCl में से Cl ही क्यों बैठा है। तो ध्यान रखेंगे, अधिशोषण का सिद्धांत कहता है कि जो पार्टिकल भारी होता है वो पहले सेटल डाउन हो जाता है। तो यहां H और Cl में से हैवी कौन है, Cl, इसलिए Cl इस अवक्षेप के ऊपर सेटल हो गया। तो अब ये AgCl तो न्यूट्रल था, उदासीन था, Ag+Cl- न्यूट्रल, लेकिन Cl- ने इस पर कब्जा कर लिया। अब ये जो पार्टिकल है वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव कॉलाइड बन जाएगा। अब आप यहां देखेंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर FeCl3 का अधिशोषण हो रहा, तो FeCl3 पूरा एडजॉर्प्शन नहीं करेगा, ये Fe++ आयन। क्यों? क्योंकि Cl और Fe में कौन हैवी है, Fe, जिसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास अधिक है, उसका एडजॉर्प्शन पहले होगा, वो पहले जमा होगा। तो HCl में कौन जमा हुआ, Cl, और Cl और Fe में कौन जमा हुआ, Fe, क्योंकि Fe हैवियर देन Cl। ठीक है, अब एक अगला कंसेप्ट भी लिख सकते हैं, एक बात और यहां लिख सकते हैं कि तीसरी बात कि CDS के अवक्षेप को, CDS ध्यान रखें कैडमियम सल्फाइड येलो कलर का होता है, CDS के अवक्षेप को H2S की सहायता से, H2S की सहायता से कोलोइडल सिस्टम में चेंज किया जाता है। CDS यानी कैडमियम सल्फाइड को कोलोइडल सिस्टम में चेंज किया जाता है। देखें कैसे चेंज करते हैं, कैडमियम सल्फाइड CDS, H2S, बल्कि इसको H2S को ऐसे लिख दें, और ये CDS और CDS पर ध्यान रखना H है और सल्फर है। अभी हमने बताया ना गुरुत्व का सिद्धांत, जो भारी है वो पहले बैठेगा, जो हल्का है वो बाहर रहेगा। हाइड्रोजन हल्का है इसलिए विस्तृत है, बाहर है। क्लोराइड हल्का है इसलिए बाहर है। अब यहां देखिए भारी कौन है, सल्फर, तो सल्फर जाकर के यहां बैठ जाएगा और सल्फाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो विस्तृत लेयर है वो क्या है, 2H+ है। यहां लिखेंगे हम लोग ये विस्तृत, जो हल्का है वो समाज से बाहर है, जो भारी है वो समाज में बैठने लायक है। ठीक है, तो ये कैसा कॉलाइड हो गया बेटे, नेगेटिव कॉलाइड है। ये नेगेटिव कॉलाइड तैयार हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको बताएंगे कि कैसे पेप्टाइजेशन का प्रोसेस होता है। स्कंदन कहता है अवक्षेपित हो जाओ, पेप्टाइजेशन कहता है अवक्षेप को पुनः कॉलाइडल सिस्टम में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये पेप्टाइजेशन के अपोजिट स्कंदन होता है और स्कंदन के अपोजिट पेप्टाइजेशन होता है, ध्यान रखेंगे। और ये मैंने अभी 3 एग्जाम्पल बताए हैं, इनको देखें, समझें। कोई बात समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएंगे और मैं प्रयास करूंगा उस समस्या का समाधान करने का। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा अगले नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।